नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश अनुवाद कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। शख्सियत में हम रूबरू होंगे कला और साहित्य जगत के ऐसे व्यक्तित्व से जो कि साहित्य जगत में, कला के जगत में कुछ उम्दा कर रहे हों, बेहतरीन कर रहे हों। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिनका नाम है विजय विनीत जी, जिन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि साहस, सच्चाई और संवेदना का मिशन बनाया है। चंदौली जनपद से निकलकर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे देश के बड़े अखबारों में वरिष्ठ पदों पर सेवाएं दी हैं और इसके साथ ही आप साहित्य जगत में भी काफ़ी सक्रिय हैं। इन्होंने अल्प समय में बहुत सारे किताबों को लिखा है। इसी तरह से आगामी 17 फरवरी को आपकी नई पुस्तक सपनों की पगडंडियाँ का विमोचन होने जा रहा है। आज हम उन्हीं पगडंडियों पर चलेंगे, पत्रकारिता, साहित्य और संघर्ष के सपनों के साथ। तो विजय विनीत जी, आज आपका हमारे पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। विजय जी, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि चंदौली जैसे जनपद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता का सफर, यह यात्रा शुरू कैसे हुई? देखिए, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था जी। तभी से मन में एक उत्कंठा थी कि मुझे लेखक बनना है। इंटर में पढ़ने के बाद मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की जी। और ग्रेजुएशन में जाते जाते मैं खुद को एक पत्रकार के रूप में ढाल चुका था। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन पत्रकारिता में मेरे अंदर जो जुनून था उसमें अपना बेस्ट हमेशा देने की कोशिश की। आपको कहानी सुनाता हूँ कि मेरी नौकरी लगी थी बैंक में। अच्छा। ग्रामीण बैंक में फील्ड अफसर पद पर। लेकिन मैंने अपने घर वालों को और सबको बताया कि मुझे पत्रकारिता करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। लेकिन घर के लोग नाराज हुए। पिताजी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा और कहा कि मैं अपना करियर बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि करियर मेरा तो सिर्फ पत्रकारिता है और दूसरा मेरे लिए कोई फील्ड ही नहीं बना है कि मैं वहाँ जा कर के काम करूँ। जी। और मैं नौकरी करके, किसी के अंडर में काम करके या बंधन में बंध करके उस तरह से मैं काम नहीं करना चाहता था कि लोग मुझे कुछ बड़ा करना था। मेरे पिताजी बबरी में अशोक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, डॉक्टर रणवीर सिंह। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या कोई बड़े पद पर जाऊं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था और मुझे एक जुनून था कि मैं अपने पिताजी के नाम के बजाय खुद के नाम से जाना जाऊं, लोग मुझे पहचाने और सिर्फ चंदौली नहीं बल्कि कह लीजिए कि बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में जाना जाए। और आपने देखा ही होगा कि मुझे दुनिया से, बड़े बड़े देशों से कई मुझे अवार्ड मिले हैं और कोरोना काल में विश्व में 3 हस्तियों को चुना गया इन्फॉर्मेशन हीरोज का खिताब, जो कोरोना काल का नोबेल था। वो मेरे कार्य को देख करके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो प्रेस सेंसेक्स तैयार करता है पूरी दुनिया का, उसने मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा। अच्छा, तो अब तो आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। शुरुआती दौर में क्या कभी आपको ऐसा लगा कि राह बहुत कठिन है, लौट जाना चाहिए? देखिए, जब ऐसा कोई कुछ नहीं था। जब मैं बैंक की नौकरी छोड़ चुका था तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ पत्रकार बनने के अलावा। मैं अपने सारे दरवाजे बंद कर चुका था, सारी अलमारियां बंद कर चुका था। मैं जब यहाँ से निकला चंदौली से, तो जब मैं बनारस गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। बड़ा संकट था कि पत्रकारिता में पहले पैसे भी कम मिलते थे और मैंने खासतौर पर फ्रीलांसिंग शुरू किया। अच्छा। क्योंकि अखबारों में सीमित अखबार थे, वहाँ नौकरियों की समस्या थी और तमाम तरह की और भी समस्याएं थी। और मैं खोजवा में एक जगह था किरैया, जहाँ मैं एक छोटा सा डिब्बे नुमा एक कमरे में एक जमीन पर कह लीजिए कि
दरी बिछा करके मैं किसी तरह से अपना रह रहा था। जी। और खोजवा से मैं लहुरावीर तक रोज पैदल जाता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं उस पे रिक्शे पे जाऊं और आऊं, लेकिन अब चूंकि पत्रकारिता में था, मुझे लिखना था। प्राची सिनेमा नई सड़क के पास हुआ करता था। जी। उसके सामने पुरानी किताबें मिलती थी। नई किताबें खरीदने की हैसियत नहीं थी, तो हम लोग पुरानी किताबें वहां से खरीद करके ले आते थे, रात भर पढ़ते थे, 18 घंटे मेहनत करते थे, क्योंकि अब सारे दरवाजे बंद कर चुका था, मैं बता चुका हूँ, और पत्रकार ही बनना था और कुछ बनना ही नहीं था। तो उसमें तमाम विद्वत जनों की किताबें, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद से लेकर के कार्ल मार्क्स, दुनिया भर की साहित्य हम लोगों ने पढ़ा। फिर उस दौर में हम लोगों ने लंबी कहानियां भी लिखनी शुरू की। मनोहर कहानियां में जब उस दौर की सबसे बड़ी मैगजीन थी, वहाँ उसमें लिखना जब शुरू किया तो थोड़ा आर्थिक संबल मिला। उस समय पैसे भी ठीक ठाक मिलने लगे। तब फिर खुद का एक कैमरा खरीदा, अपनी एक लैब बनाई। लैब में हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का जमाना था, और काम सीखा, फोटोग्राफी सीखी, और पत्रकारिता के साथ साथ जो टेक्निकल साइड जो होता है पत्रकारिता का, वहीं से लगा कि यार पत्रकार को सब कुछ आना चाहिए। और कोशिश ये करता गया कि आगे भी हम लोग लगातार उसी पैटर्न पे काम करते चले। अच्छा, आपकी पत्रकारिता में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आपकी खबरें हमेशा सत्ता के विरोध में ही होती हैं, हमेशा निशाने में सत्ता होता है, ऐसा क्यों? देखिए, विरोध नहीं है। देखिए, जो सत्ता में होता है उसको लगता है कि विरोध है ना। विरोध जैसी कोई बात नहीं होती है, और किसी भी सत्ता का आलोचना करने का अधिकार मीडिया को है, यही चौथा खंभा है। जी। और आलोचना से अगर कोई, आलोचना और विरोध दोनों में बहुत फर्क होता है। जी। और सत्ता के जो टूल्स हैं, जिसको सिस्टम कहते हैं, सिस्टम की जो खामियां हैं वही पत्रकार उजागर करता है। और इस पे कोई अगर ये कहता है कि हम सत्ता के विरोधी, हम सत्ता के विरोधी क्यों हैं? हम वोट देते हैं, संविधान में मेरा बहुत ज्यादा भरोसा है, तो मैं सत्ता का विरोध क्यों करूं? हाँ, सिस्टम की जो खामियां हैं हमेशा मैंने उसको उकेरा है, और विरोध जैसी कोई बात नहीं। आपकी पत्रकारिता का सबसे साहसिक अध्याय जो था, हिंदुस्तान अखबार में जब आप सेवारत थे, नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग की। जब आप उन क्षेत्रों में गए तो आप निर्भीक पत्रकार के रूप में अपने को महसूस किया, या फिर एक आम आदमी की तरह आपको डर लग रहा था? देखिए, हम अपने पत्रकारिता, जब मैं मेन स्ट्रीम की मीडिया में आया जी, तो शुरू से ही मैंने संघर्षों से ही काम शुरू किया। मैं बताऊं कि मैं सबसे पहले 1988 में अच्छा, दैनिक जागरण लखनऊ में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद बरेली संस्करण जब दैनिक जागरण का शुरू हुआ तो लॉन्चिंग में मुझे ले जाया गया कि मैं अच्छा एक कर्मठ पत्रकार था। तो वहाँ के संपादक, तत्कालीन संपादक विनोद शुक्ला जी मुझे बरेली ले गए। तो बरेली में मैंने सबसे पहले, मुझे बदायूं के दंगे में लगाया गया। अच्छा। मेरे लिए एक नया अनुभव था। बदायूं के दंगे में वहाँ पे भाषा के सवाल पर और दंगा हुआ था, गोलियां चली, वहाँ हम लोगों ने काम किया। और वहाँ के बाद जब दंगे में सफल बेहतरीन रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया, उसके बाद संपादक बच्चन सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमको खतरनाक ही टास्क दिया जाएगा। तो उसी दौर, उसके कुछ दिन बाद ही तराई में आतंकवाद, सिख आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये टास्क मुझे दिया गया कि जितनी बड़ी घटनाएं सिख आतंकवाद की होती थी, मुझे ही वो ये दिया जाता था, और कि ऑन द स्पॉट जाकर के रिपोर्टिंग करूं, ले आऊं और उस खबरों को भेजना। और लगभग तराई की सभी घटनाओं को मैंने ऑन द स्पॉट कवरेज किया है, मौके पे जाकर के। और बहुत बड़ी चुनौतियां थी, बड़े बड़े वाच टावर लगे हुए थे, और खासतौर पे तराई इलाकों में नैनीताल और रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत और खटीमा तक के इलाके बहुत ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित थे। और शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। चौतरफा एलएमजी और हथियार लिए जवान ही दिखते थे, आदमी कम दिखते थे। बहुत
मतलब कि दौर वो बहुत भयानक दौर था जो हम लोगों ने देखा। और दिन में ही गोलियां चलती थी और कई बार ऐसा आया कि हम लोग गोलियों के बीच से निकले, फायरिंग हो रही है उसी के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो लगता था कि हम लोग जंग के मैदान में ही काम कर रहे थे। और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई उस दौर में जो हम लोगों को एक पीलीभीत के एक जंगल में आतंकवादियों ने करीब 29 ग्रामीणों को शूट कर दिया था। और आतंकवादियों का कहना था कि ये आप इधर से नहीं आओ, लेकिन एक सब्जी होती थी जंगल में कटरुआ, वो बीनने के लिए जब बारिश होती है उसी समय एक पेड़ से निकलता है, एक तरह का फल जैसा होता है, तो कटरुआ बीनने ग्रामीण चले गए, लालच में बहुत महंगा बिकता था, उसको बेच करके उनकी आजीविका चला करती थी। आतंकवादियों का कहना था तुम लोग जंगल में नहीं आओगे, तो करीब 28 ग्रामीणों को उन लोगों ने भून दिया गोलियों से। और पुलिस के लिए बहुत अबूझ पहेली थी, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 28 लोग गए कहाँ। और वहाँ के जो जंगल थे पीलीभीत के, तो हम लोगों ने ये सोचा कि पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो हम ही लोग ढूंढें। तो मेरे मन में लगा कि 2-3 दिन हो गया और 28 लोग लापता हैं किसी गांव से, तो हमें लगा कि ये टास्क हम लोगों को लिया जाना चाहिए। तो वहाँ का जो जंगल था पीलीभीत का, वहाँ हम लोग अपने एक गाड़ी से ले करके, अपने दैनिक जागरण में उस समय काम करता था, गाड़ी ले करके फोटोग्राफर के साथ मैं जंगल में गया। शाम का वक्त था और जंगल में घुस तो गए लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिला। अच्छा। और पूरी रात हम लोग जंगल में रहे और बारिश, घनघोर बारिश हो रही थी उस समय। और उसी में सांप, बिच्छू और जितना और तरह तरह की आवाजें, जंगली जानवर, और बहुत मतलब उसमें चीते, सब लकड़बग्घा, सभी जानवर उस जंगल में थे उस दौर में। और उनके बीच हम लोग रात भर रहे। पीने के लिए पानी भी नहीं था, तो बारिश का पानी जो गड्ढे वड्ढे में होता था और वही पी करके रह गए। खाना भी नहीं खाए थे। अब कुछ नहीं मिला तो कुछ देखे, उसमें शरीफा का एक पेड़ मिला, तो उसमें से कुछ फल, कुछ पत्तियां तोड़ करके पेट भरना ही था। तो हम लोगों ने रात में खाए और किसी तरह से रात गुजारा गया। संकट के दौर में ये हो रहा था कि अब तो जिंदा ही नहीं बचना है किसी तरह से, पता नहीं हम लोग जंगल से निकल पाएंगे कि यहीं रह पाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो हम लोगों ने चील मंडराते हुए आसमान में देखा कि कुछ जगहों पे चील आसमान में उड़ रहे थे। वो उस समय क्या था कि हमें लगा कि वहां हम लोगों को चलकर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों ने मार करके फेंका हो, चील क्यों मंडरा रहा है। और भारी मात्रा में थे, तो हम लोग पैदल जा करके देखे तो एक नहर निकली थी, उस नहर से 28 लाशें उस नहर में फेंकी गई थी, जो फूल करके एकदम दुर्गंधपूर्ण वातावरण था और हम लोग तो निकाल भी नहीं सकते थे। तो उसी नहर की पगडंडियों को हम लोगों ने पकड़ा धीरे धीरे, फिर हम लोग पीलीभीत आए। उस समय तो फोन, मोबाइल फोन का तो जमाना भी नहीं था कुछ, और कोई उपाय भी नहीं था। फिर आए, फिर पीलीभीत में वहाँ एक थाना था, वहाँ पीलीभीत जिला मुख्यालय पे आकर के हम लोगों ने सूचना दिया कि भाई आतंकवादियों ने सारे ग्रामीणों को मार दिया है और ये रास्ता है। और हम लोगों ने पूरा का पूरा वो नक्शा बना कर रखते कागज पर, हम लोग डायरी पर गए थे, फिर हम लोगों ने बताया। फिर उन लोगों को, पुलिस वाले डर रहे थे कि जाए कैसे, कहीं आतंकवादियों ने फायर तो नहीं कर दिया। वहां हम लोगों ने जाकर देखा, आतंकवादी मारने के बाद वहां से चले गए थे, वॉच टावर वगैरह सब बनाए थे पेड़ों पर, झुरमुट में कई वॉच टावर, गोलियों की तमाम खोखे वहां सब लोग लेकर के आए। जब दिखाया पुलिस वालों को तो धीरे से यकीन हुआ कि ये सब सही बोल रहे हैं। तो फिर करीब 400-500 सिपाहियों, जवानों को लेकर के वहां के एसपी फिर हम लोगों के साथ उस गांव में गए। फिर ट्रैक्टर पर लाद करके 28 लाशों को निकाला गया और फिर लेकर के आए। तो वो दौर भी था, बहुत कठिन दौर था। अब वो उस तरह की हिम्मत और उस तरह का जज्बा पत्रकारों में नहीं दिखता है, हमें लगता है। तो इस तरह की चीजें हैं जी। तो आपने हाल ही में एआई पत्रकारिता के ऊपर भी एक किताब लिखी है।
देखिए, पत्रकारिता हमेशा तकनीक से ही आगे बढ़ी है। जी। लोग कहते हैं कि अब समझ लीजिए कि पहले हाथ से अखबार लिखे हुए अखबार छपते थे, और पूर्वांचल में बहुत कम लोग जानते हैं, आज़ादी के आंदोलन में खास तौर पे चकिया, बनारस और चंदौली जिले में सबसे पहला अखबार ग्रामवासी निकला था। अच्छा। और आज़ादी के आंदोलन में ग्रामवासी अखबार को अंग्रेजों ने बैन कर दिया, और ये निकलता था भदोही से। उस समय भदोही और आपका चंदौली और बनारस एक ही साथ था। तो वहां से निकलता था, जब छप करके आता था और उसकी प्रतियां किसी तरह से मिलती थी जी। अंग्रेजों के जमाने में, तो बड़ा मतलब कि अंग्रेज परेशान हो जाते थे। तो वो तो पुरानी बातें हैं। तकनीक आगे बढ़ती गई जी। तो करीब 5 साल पहले, जब लोग नहीं जानते थे कि एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जी। जब मैं लोगों से कहता था कि आप लोग सीख लीजिए एआई, तो पत्रकारों को बड़ा अटपटा और टेढ़ा लगता था। करीब 4 साल पहले एक पीआईबी का एक प्रोग्राम हुआ था बड़ा गांव में, और वहां मैं प्रेजेंटेशन देने गया था कि और बताने गया था। मेरा एक टॉक रखा गया था कि मैं एआई पर बताऊं कि एआई है क्या। जी। तो पूरा खचाखच हाल भरा था, और पत्रकारों को मैंने बताना शुरू किया कि भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करता है। तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये एआई लेकर के आ गए हैं, एआई क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने कहा कि वक्त बताएगा, और आर्टिफिशियल उसी समय से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और मेरे मन में थी कि देश की पहली किताब मैं ही लिखूंगा एआई पे। और ये सच रहा कि अभी अंग्रेजी में कोई किताब नहीं है हिंदुस्तान में लिखी गई, और मैंने हिंदी में एआई पे किताब लिखी, वो भी 475 पन्ने की। अच्छा। और उस किताब जिसका नाम है जर्नलिज्म एआई, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पत्रकारिता का कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी विधा नहीं है जिसे आप नहीं सीख सकते उस किताब से। अब पत्रकारिता से हम लोग साहित्य की ओर बढ़ते हैं। जी। आप पत्रकारिता के दौरान कई बड़े शहरों में रहे हैं, विदेशों की यात्रा की है। जी जी जी। लेकिन आपकी लगभग हर रचना में बनारस एक किरदार की तरह मौजूद रहा है। ये बनारस से जो आपका रिश्ता है, वो कोई भावनात्मक रिश्ता है या फिर एक शहर की तरफ को जीते हैं आप? देखिए, बनारस बहुत, यूं कह सकते हैं कि बनारस फुर्सत का शहर है, और बनारस एक लघु भारत की तरह से है। कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं है जिसमें सैकड़ों संस्कृतियां समाई हुई हो। हर शहर की अपनी एक संस्कृति होती है, लेकिन बनारस हर इंसान को आत्मसात करने वाली संस्कृति सिर्फ बनारस में है, दुनिया के किसी देश में नहीं। आप यहाँ घाटों पर जाएंगे, आप जो फील करेंगे वो पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट बनारस में। और बनारस में गंगा, बनारस में शिव, और बनारस में बहुत सी ऐसी संवेदनाएं, वेग, है ना, चिंतन, मनन। यूं कहते हैं ना कि कोई खेत होता है, उसमें फसल अच्छी उगती है, तो बनारस लोगों को नाम देता है, पहचान देता है। बनारस में ठग भी हैं, गप्पी भी हैं, गप भी चलता है, ठगी भी चलती है, और बनारस में विद्वता भी चलती है। अब गौर कीजिए कि अगर कबीर न आए होते बनारस मगहर से, तो क्या कबीर बन पाते? अगर भगवान बुद्ध न आए होते तो बुद्ध को कितनी लोग जान पाते? अगर रविदास न होते बनारस में, तो क्या लोग रविदास को जानते? तो गोस्वामी तुलसीदास, हाँ, तुलसीदास जी अगर बनारस में न होते तो तुलसीदास को भला कौन जानता? क्या रामायण लिखी जाती? तो बहुत सी चीज। देखिए, एक चीज बताऊं कि बनारस, आप समझते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव न लड़े होते
तो आज दुनिया में इनको कोई जानता भी शायद न जानता। तो बनारस ऐसा शहर है ना, हर आदमी गुरु है ना, जो मर जाए वो भी गुरु, जो जिंदा है वो भी गुरु। तो जहाँ गुरुओं का एक पूरा रेला हो, उस शहर भाई वो तो अद्भुत शहर है ना, और उससे तो क्या उम्मीद की जा सकती है। जी। आपकी किताबें हैं बदकही बनारस की, मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना, इन शीर्षकों में ही एक कविता बसती है। लिखते समय एक आप पत्रकार होते हैं या प्रेम में डूबा हुआ लिखा? देखिए, आपने, मैं आमतौर पे हाशिए की समाज के लिए काम करता हूँ, और सिर्फ लेखन मेरा जुनून नहीं है। लेखन मैं उस समाज के लिए लिखना चाहता हूँ, एक एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट की तौर पर मैं काम करता हूँ। मुझे अगर किसी गरीब इंसान की पीड़ा अगर सुनाई देती है तो सबसे पहले मैं वहां जाने की कोशिश करता हूँ। हाशिए के समाज पर हमने ढेर सारी आर्टिकल्स, गरीबों के बीच जो खास तौर पे जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, किसानों की बातें, मजदूरों की बातें, आदिवासियों की बातें, जो जंगलों में काम करने वाले जो भूखे नंगे लोगों की बातें, ये जो वंचित समुदाय है, जिनकी पीड़ाएं सत्ता में बैठे लोग हल नहीं कर पाते, जिनको सिर्फ लच्छेदार बातों की संजीवनी से सींचने की कोशिश की जाती है, लच्छेदार बातें सुना करके उनके वोट तो लिए जाते हैं लेकिन उनको अधिकार आज तक नहीं मिलते। अभी मैंने ढेर सारी स्टोरियां मैंने किया है। आजाद भारत में भी अभी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। तमाम जगहों पर लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं, दर्रे से पानी पी रहे हैं, निकले हुए पहाड़ों के चूहाड़ से लोग जिंदा है। तो हम लोगों को इनके लिए काम करने की जरूरत है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन मौके पर जाने पर पता चलता है कि कितना कठिन दौर है। और देखिए, आपने कहा कि हमारी रचनाओं में इश्क क्यों होता है। देखिए, इश्क लिखने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती। एज एक नंबर है, और लोगों को लगता है कि यार मैं इतना साल हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया और मैं अब ये नहीं कर सकता। तो आप अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री जब खींचने लगते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ना हो तो मेरी आप ग्राउंड रिपोर्ट, हम समझते हैं पूर्वांचल में मैंने जितनी ग्राउंड रिपोर्ट की है, आज तक के इतिहास में उतना ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला कोई जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या एक पत्रकार का इश्क पर लिखना क्या गुनाह है, या बदकही बनारस की जो मैंने लिखी है वो व्यंग संग्रह है। सरकार की आलोचना करना क्या कोई गुनाह है? सरकार की गलत नीतियों को समाज के बीच लाना क्या गुनाह है? तो ये बातें हास्यास्पद की बातें हैं। ये कहना कि आप अच्छी खबरें भी लिखते हैं तो इश्क पर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं भाई? इश्क ही एक ऐसा चीज है, आदमी को ऊर्जा देता है, आदमी को नई चेतना देता है, और उसके जीवन दर्शन को, उसकी फीलिंग्स को एक बढ़ाता है। और जिस इंसान के अंदर अगर फीलिंग्स नहीं तो वो इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान बनने के लिए फीलिंग होनी जरूरी है, और बिना इश्क के फीलिंग्स नहीं आ सकती, संवेदना नहीं आपके अंदर उपस्थित। तो आप कहते हैं कि कहानियां कैसे लिखी जाए। देखिए, कहानी लिखने की जो विधा है, आप 20 किताबें पढ़िए, कहानी की 20-25, मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़िए और तमाम जयशंकर वगैरह को पढ़िए। अगर आप पूर्वांचल पे हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शैली को उन लोगों ने पकड़ करके लिखा है। आपने एक फ्रेम बनाया कि मुझे कहानी लिखनी है, तो उस कहानी की बुनावट कैसे होनी चाहिए? आपने एक किताब से उसका, जैसे एक साइकिल है, साइकिल में आपको तीली कहीं और से ले लीजिए, सीट कहीं और से ले लीजिए, धुरा कहीं और से ले लीजिए, हैंडल कहीं और से ले लीजिए, घंटी कहीं और से ले लीजिए।
और सबको जब कस देंगे तो साइकिल बन जाएगी। उसी तरह से कहानी कहने के लिए, लिखने के लिए आप 50 किताबें पढ़ते हैं तो कहीं से कुछ उठा लीजिए, कहीं से कुछ उठा लीजिए, कहीं से कुछ उठा लीजिए और फिर उसको एक साथ पिरो दीजिए, कहानी बन गई, अच्छी कहानी बन गई। तो ये विधा है और हम समझते हैं कि एक संवेदनशील इंसान बनने के लिए उसको खास तौर पर बनारस को समझना जरूरी है, बनारस के इश्क को भी समझना जरूरी है। जी। लेकिन आपकी किताबों को पढ़कर पाठक दुविधा में हो जाते हैं कि आपकी जो कहानियां हैं इतनी जीवंत होती हैं, उनको लगता है कि आपके जीवन की सच्ची प्रेम घटनाएं हैं। देखिए, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक चीज है कि ये आपने सही सवाल किया है। मुंशी प्रेमचंद सिर्फ बहुत बड़े कथाकार थे और उतना हिंदी साहित्य में उतना बड़ा कथाकार हिंदुस्तान में नहीं हुआ। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने एक चिमटा कहानी लिखी थी जिसमें खुद किरदार की भूमिका में थे। बाकी उन्होंने जितने पात्र लिए सब अपने समाज के लोगों के बीच से लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी कहानियां लिखूं वो उसमें नायक के तौर पर मैं खुद नायक के तौर पर मैं पेश आऊं। और इसलिए लिखता हूं कि इतना बड़ा जिगरा किसी लेखक के पास नहीं होता जो इस सच को स्वीकार करते हुए लिख दे कि ये मोहब्बत ऐसे की जाती है या मेरी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत थी। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि मोहब्बत सबसे नहीं होती, एक ही से होती है ना। बाकी कहानी होती है और सच सच होता है। झूठ बोलकर सच की तरह से पिरो देना भी ही कहानी होती है। तो उसमें हर किरदार का मतलब ये नहीं होता कि विजय विनीत की सारी कहानियां है ना। और इश्क कोई गुनाह नहीं है। और सच जानना हो तो कहानियां पढ़ करके ये अंदाज मत लगाइए कि ये मेरी भोगी हुई जिंदगी है। ये गढ़ी हुई कहानियां होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतना साहस जुटा पाते हैं कि इस तरह की कहानियां लिख पाए। अच्छा, अब बात हम लोग उस किताब की करेंगे जिसका सभी लोगों को इंतजार है, सपनों की पगडंडियां। देखिए, सपनों की पगडंडियां, और ये देखिए अभी मेरी ये किताब है सपनों की पगडंडियां। ये किताब प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की उत्कर्ष यात्रा है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा रांची विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ के कुलपति रह चुके हैं और बहुत ही ईमानदार इनका व्यक्तित्व रहा और ये नोबेल कमेटी के जूरी मेंबर में हुआ करते थे। अच्छा। और बहुत सी चीजें इस किताब में है कि आप बहुत कम लोग, बनारस के लोग नहीं जानते हैं कि बाबा अवधूत राम को हर आदमी जानता है जो पड़ाव पर है। अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम की जब किडनी फेल हुई, अच्छा, तो एक संकट हो गया कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कराया जाए। उस दौर में हिंदुस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट का कोई मतलब कि वही नहीं था, कोई डॉक्टर ही नहीं था, न कोई कर पाता था। तो प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा जी भगवान राम को लेकर के अमेरिका गए और डॉक्टर बरोज के क्लिनिक में जाकर के उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। अच्छा। तो इस किताब में बहुत सी ऐसी चीज है, अब्दुल कलाम के साथ इनकी जिंदगियों का जो इनके साथ जुड़ करके इन्होंने जो काम किया है। और ये बेसिकली एक किसान आदमी थे, किसान, खेती किसानी। और आपको मैंने एक चीज और बताया कि शायद ये किताब नहीं लिखी जाती सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर। क्यों? इसलिए नहीं लिखी जाती कि अगर ये कानपुर में रह गए होते तो नहीं लिखी जाती। ये बनारस में आए तब इनको पहचान मिली, एनसीईआरटी के चेयरमैन तब बने। तो बनारस ने जब इनको पहचान दी तब एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में सामने आए, तब मैंने इस किताब को लिखी और मैंने कहा कि बनारस पहचान देने वाला शहर है। तो ये सपनों की पगडंडियां, और जिसका विमोचन 17 फरवरी को है। और आप भी उस प्रोग्राम में आइए। अशोका इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 11 बजे से करीब दोपहर में होगा। और आप वहाँ पे एक हम लोग लजीज
व्यंजन भी सबको खिलाएंगे। दोपहर में लंच की व्यवस्था है, तो उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने समय, अनुभव और शब्दों से हमें समृद्ध किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए। और हर बड़ा सफर किसी न किसी पगडंडी से ही शुरू होता है। सर की एक किताब जो 17 फरवरी को रिलीज हो रही है बनारस के अशोका इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में, तो वहाँ आप लोग जरूर आएँ, किताब का विमोचन में शामिल हों और दोपहर के लंच में भी शामिल हों। लंच में भी शामिल हों। जी, आप सभी लोगों को धन्यवाद। शुक्रिया। ओके।